निवेदन करता हूं अपने लोकप्रिय विधायक पिपरा के रामविलास कामत जी से कि हम सबों को संबोधित करें। रामविलास कामत जी। आज सुपौल के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एनडीए के इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता और सुपौल जिला एनडीए के संयोजक नगेंद्र नारायण ठाकुर जी, मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई संतोष प्रधान जी, आज इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पधारे भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आज इस मंच पे पधारे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हम लोगों के नेता, हम लोगों के गार्जियन, बिहार में विश्वकर्मा के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, इस मंच पे उपस्थित एनडीए के उम्मीदवार निवर्तमान सांसद आदरणीय दिलेश्वर कामत जी, इस मंच पे उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम कुमार राय जी, मंच पे उपस्थित खोखा बाबू, विजय पासवान जी, पिंकी कुशवाहा जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री है, ललिता जायसवाल जी, अमला सरदार जी पूर्व विधायक हैं, वो भी मंच पे उपस्थित हैं, प्रवीण कुमार सिंह गुंजन जी, गणेश सिंह जी और इस मंच पे उपस्थित एनडीए गठबंधन के सभी दलों के सम्मानीय दल के पदाधिकारीगण और आज के इस सभा में उपस्थित इस सुपौल लोकसभा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, आज इस मंच पे मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इनके सम्मान में एक बार फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सम्मान में जोरदार ताली से एक बार स्वागत करने का कष्ट करेंगे आप सभी। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आज इस मंच पे उपस्थित हैं, पधारे हैं, हम लोगों को संबोधित करेंगे। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते कि भारत माँ के शान में, भारत माँ के सम्मान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो अपने देश की सेना को आगे बढ़ाया है वह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज पूरा दुनिया में भारत के रक्षा मंत्रालय का आज हम कह सकते हैं कि डंका बज रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश चहुमुखी विकास कर रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। आज सुपौल लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों तरफ एनएच की सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी पुल और पुलिया, रेल की जाल बिछाई जा रही है। समय के अभाव के कारण अधिक बात नहीं करते हुए एक बार फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए एक एक वोट अपने उम्मीदवार दिलेश्वर कामत जी को आप सभी देंगे।
देंगे और दिलाने का काम करेंगे। दिलेश्वर कामत जी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक एक वोट हमारे उम्मीदवार, अपने उम्मीदवार दिलेश्वर कामत जी को तीर छाप पर देंगे। उनका क्रमांक 3 पे नाम है, उसका बटन दबावेंगे और इन्हें विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, शेरे हिंदुस्तान, इस देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी इस मंच पे विराजमान है। मैं सुपौल की धरती पर इस गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, इस धरती पर उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं अपने बिहार सरकार के मंत्री, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार बबलू जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और उनका स्वागत करें। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यः नमो नमो गतसेभ्यो गतपतिभ्यः नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः नमो नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वशस्तशकः शुभद्रिकां काम्बीलवासनिम्। ओम ब्रह्मं ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शोणिखपिवति व्याधि महारथो जायतां धोद्रङ्धेनुर्वोजानजमानासु सप्तभुजान्तिजोरका जिष्णुरथेष्टाः सभयो जुवासजमानसवीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवो कथयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम मंत्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव। ओम यशस्वी भव, ओम विजयी भव। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांतिः, ओम शांतिः, ओम शांतिः। नगर परिषद के चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि वो गोल कुछ देकर उनके सम्मानित करें। राघवेंद्र झा जी। अब मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता, बिहार सरकार के मंत्री माननीय नीरज कुमार बबलू जी से कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। नीरज बबलू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार जोर से नारा लगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुपौल की पावन धरती पर इस चुनावी सभा में दिल्ली से चलकर आए हुए हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के नेता, एनडीए के नेता, सुपौल के लाल, यहाँ के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हम सबों के चहेते सांसद तथा हमारे लोकसभा के हमारे कैंडिडेट आदरणीय दिलेश्वर कामत जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक रामविलास कामत जी, हमारे जदयू के अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक अमला सरदार जी तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, इस नगर के चेयरमैन राघवेंद्र झा राघव जी और इस सभा में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, माता एवं बहनों, आज के इस सभा में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस सुपौल की धरती पर दिल्ली से आए हुए अपने दूसरे लोह पुरुष परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जान रहे हैं कि चुनाव 7 तारीख को होना है। 7 को आप यहाँ तीर छाप पर अगर बटन दबावेंगे तो दिल्ली में कमल खिलेगा, ये कहने आपको आदरणीय राजनाथ सिंह जी यहाँ सुपौल की धरती पर आए हुए हैं। बंधुओं, हम सब गौरवान्वित हैं कि वो रक्षा मंत्री हमारे बीच आए हुए हैं जिनके नाम से पूरा दुनिया जानती है और दुश्मन देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी देश हो, इनके नाम से कांपता है। क्योंकि जब से रक्षा मंत्री बने हैं तब से हमारा बॉर्डर इतना मजबूत हुआ है, इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया लोहा मानती है। और सबसे बड़ी बात, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है, वो हम समझते हैं, मां बहनों के लिए काम किया है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया राहत नहीं पहुंचा है, कोई सामग्री नहीं पहुंचा है। तमाम महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। कोरोना काल में क्या स्थिति थी, एक एक घर परेशान था, पूरा देश डिस्टर्ब था, पूरा दुनिया तबाह था, लेकिन उस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री ने कमर कस के सबसे पहले हिंदुस्तान में वैक्सीन का इजाद किया और एक एक लोगों को, एक एक गरीब को वैक्सीन देने का काम किया, जिसका परिणाम है कि अगर आप यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं, हम जिंदा बैठे हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी का देन है, जिसके वजह से सब लोग सही सलामत हैं। उसके बाद जब किसानों को, मजदूरों को परेशानी होने लगी तो एक एक परिवार को 5-5 किलो अनाज फ्री में भेजने का काम किया साथियों। और जब लोग बीमार पड़ने लगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक गरीब का चिंता करते हुए हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया। इससे बड़ा काम आज तक देश में कोई नेता नहीं करने का काम किया, वो काम किया साथियों। देश में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। बंधुओं, जहां तक सुपौल के विकास का सवाल है, माननीय विजेंद्र बाबू भी बैठे हुए हैं, लगातार सुपौल का विकास हो रहा है। सुपौल के देश के नक्शे पे आ गया है। जब से ये 4 लेन बना है, ये किसका देन है? आपको पता होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से सुपौल का संपूर्ण विकास हो रहा है। और तो और सुपौल को सबसे बड़ा पहचान तब मिला है जब देश का सबसे बड़ा पुल सुपौल में बन रहा है। जो बकौर का पुल होता है वो हमारे एनडीए सरकार का देन है साथियों। यहाँ रेलवे का जाल बिछ रहा है, यहाँ एनएच का जाल बिछ रहा है, और सुपौल विकास के नाम पर सबसे आगे चल रहा है। तो हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि सुपौल के आवाज को अगर कोई बुलंद करता है दिल्ली में तो उनका नाम है दिलेश्वर कामत। हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि दिलेश्वर कामत जी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके दिल्ली भेज करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी का
और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम करे, यही आग्रह करने आए हैं। और आप जानते हैं विकास के काम के साथ साथ जिस तरह से धर्म का रक्षा करने का काम परम आदरणीय मोदी जी किए हैं कि जो साढ़े 500 साल से लटका हुआ था, अटका हुआ था, भटका हुआ था विवादित मामला श्री राम मंदिर का, उसका भी निर्माण करने का काम किया। हम यही कहने आपसे आए हैं और अंतिम में विदा लेते हैं। प्रभु श्री राम के एक बार नारा लगा दिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबों का। बंधुओं, मैं अब आमंत्रित करता हूं अपने सांसद और इस लोकसभा के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी दिलेश्वर कामत जी से कि वो आए और अपनी बातें कहें। दिलेश्वर कामत जिंदाबाद। आज के इस एनडीए के चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी, मंच संचालक श्री संतोष प्रधान जी, यहाँ हमारे मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, यहाँ उपस्थित सुपौल के विश्वकर्मा, इस कोसी के विकास पुरुष परम आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, छत्तापुर के लोकप्रिय विधायक और भारत बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार बबलू जी, यहाँ उपस्थित पिपरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रामविलास कामत जी, एनडीए के हमारे संयोजक आदरणीय श्री नागेंद्र नारायण ठाकुर जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जिला अध्यक्ष भाजपा के नरेंद्र ऋषिदेव जी, प्रभारी भाजपा के श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, अध्यक्ष नगर परिषद सुपौल के श्री राघवेंद्र झा जी, भाजपा नेता श्री विनय भूषण सिंह जी, लोजपा नेता श्री विजय पासवान जी, महासचिव जदयू श्री ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा श्री राम कुमार राय जी, पूर्व जिला भाजपा श्री विजय शंकर चौधरी जी, लोकसभा संयोजक भाजपा श्री पिंटू मंडल जी, लोकसभा प्रभारी भाजपा श्री सुनील कुमार जी, श्री नेता जदयू श्री अमर कुमार चौधरी जी, पूर्व विधायक श्रीमती अमला देवी जी, जिला महामंत्री भाजपा सर कार्यकारी प्रभारी श्री प्रदीप सिंह मुन्ना जी, जिला महामंत्री भाजपा श्री केशव कुमार गुड्डू जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा श्री दिलीप कुमार सिंह जी, जिला मंत्री भाजपा सह व्यवस्था प्रभारी श्री महेश देव जी, श्री गुंजन सिंह जदयू नेता, श्री गणेश सिंह जदयू नेता, श्रीमती ललिता जायसवाल जी, श्री जुगल किशोर अग्रवाल जी, ठीक है, और मंच पर उपस्थित हमारे एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित हमारे यहाँ उपस्थित सभी हमारे मतदाता जो भाग्य विधाता और भाग्य निर्माता है, भाइयों बहनों और युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर सुपौल की जनता को यहाँ उसके बीच में आकर उन्होंने अपना जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप लोगों की ओर से, सुपौल की जनता की ओर से उनका प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, 2019 में आप लोगों ने मुझे अपार बहुमत से 3 लाख मतों से बढ़त दे करके विजय करके हमको दिल्ली भेजने का काम किया। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र की समस्या थी, खास करके रेलवे बहुत बड़ी समस्या थी। इस जिला में रेलवे लाइन नहीं, रेलवे गाड़ी नहीं चल रही थी और आप लोगों ने मुझे आदेश निर्देश दिया था जो पहली प्राथमिकता होगी रेलवे का चलाना। मैंने आपके आदेशानुसार हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा सबसे पहले सहरसा से लेकर के निर्वली तक बड़ी लाइन का निर्माण करके जो पुल 1936 में ध्वस्त हुआ था, 84 वर्षों के बाद उस पुल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया और इस कोसी क्षेत्र की जनता को उस मिथिला के जनता से जोड़ने का काम किया, भारत के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम किया और देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का काम किया।
2008 में प्रलयकारी बाढ़ आया था। उस बाढ़ में आपने देखा था फारबिसगंज से लेकर के सहरसा तक सारे पुलिया ध्वस्त हो गए थे, रेल लाइन ध्वस्त होकर के बह गया था और 2008 से 2019 तक उसका रेस्टोरेशन का कार्य नहीं हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुझे उनका जो आशीर्वाद मुझे मिला, यह लाइन जो है उसको चालू किया गया है। 5 जोड़ी ट्रेन इसमें चल रही है। आपको सुपौल से अररिया गलगलिया ये रेल लाइन रेल परियोजना चल रही है, जो सुपौल जिला के लिए, इस क्षेत्र के अन्य जिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। यहाँ जो प्रतापगंज में जो है वहाँ रेक पॉइंट का निर्माण किया गया है और मुझे कहते हुए काफी खुशी हो रही है। हमारे माननीय सुपौल के विश्वकर्मा, सुपौल के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने सुपौल को जो विकास किया है किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारे सुपौल जिला में सड़क का जाल बिछा हुआ है, पुल पुलिया बना हुआ है और केंद्र प्रायोजित योजना के मुताबिक यह बकौर का जो पुल है ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और सुपौल जो है दिन प्रतिदिन विकास के रास्ते में बढ़ता जा रहा है। मेरी एक मांगे जो रह गई है, जो मुझे एक करने का काम जो था वो नहीं हो चुका है, वो है इस सुपौल से लेकर के दिल्ली तक ट्रेन को चलाने का। और वह भारत सरकार के पास यह लंबित मांगे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो यह मांगे भी इस बार पूरी हो जाएगी। अधिक समय का अभाव है, हमारे माननीय रक्षा मंत्री को जाना है। अधिक शब्द नहीं करके केवल मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। जजर आपका पूरा मुझे आशीर्वाद रहा, जो अधूरा काम बच गया है, जो काम करने के लिए जो समय चाहिए, जो काम पूरा नहीं हो चुका है, तो आपका अगर आशीर्वाद में मिला तो वह काम मैं पूरा करूंगा। और साथ ही आपके जो हित में जितना काम होगा, इस क्षेत्र का जो विकास होगा उसको मैं करूंगा। और इसी शब्दों के साथ पुनः आप लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय एनडीए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने अभिभावक स्थानीय विधायक मंत्री कोसी के विश्वकर्मा माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी से कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। विजेंद्र बाबू जिंदाबाद, विजेंद्र बाबू जिंदाबाद। सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, एनडीए के सारे नेतागण, आज इस गांधी मैदान में मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं इस ऐतिहासिक मैदान का। 1934 में जब भूकंप आया था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी रास्ते से यहाँ पर टिके थे, इसीलिए इसका नाम गांधी जी के नाम पर गांधी मैदान किया गया। आज इस धरती पर मैं उस व्यक्ति का सम्मान ही नहीं प्रणाम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वह वक्त मुझे याद है 2005 में जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तो मैं प्रांत का जनता दल का अध्यक्ष था और राजनाथ बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। 3 बैठक करके पटना में होटल में सारे सीट को फाइनल करने का काम इनकी कृपा से हुआ। बहुत विवाद था लेकिन इनकी कृपा से सब फाइनल हुआ और सरकार बनी। दूसरी घटना 1914 में जब ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं की अध्यक्षता में हुए। इसलिए इस ऐतिहासिक पुरुष का इस ऐतिहासिक धरती पर मैं स्वागत करता हूं और यहाँ की जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। और एक ही बात, बाकी चीजें मंत्री जी कहेंगे, मैं एक ही अपील और विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से 250 किलोमीटर बिहार का, ये उत्तरी बिहार का हिस्सा नेपाल की सीमाओं से मिलता जुलता है और नेपाल चाइना से मिलता जुलता है। इसलिए सिल्लीगुड़ी गोरखपुर 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में कृपया आपका आशीर्वाद चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
अब मैं आमंत्रित करता हूं शेरे हिंदुस्तान, देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी से कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए बोलिए, भारत माता की। आवाज पहुंच रही है सभी जगह? आवाज पहुंच रही है? बहुत अच्छा। यहां हमारे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री नीरज कुमार जी बबलू, विधायक निर्मली श्री अनिरुद्ध प्रसाद जी यादव, विधायक पिपरा श्री रामविलास जी कामत, श्री नागेंद्र नारायण जी ठाकुर, एनडीए संयोजक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जिलाध्यक्ष जदयू, श्री नरेंद्र ऋषिदेव जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती पिंकी कुशवाहा क्लस्टर प्रभारी भाजपा, श्री राघवन झा अध्यक्ष नगर परिषद सुपौल, श्री विजय पासवान लोजपा नेता, श्री राम कुमार राय पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विजय शंकर चौधरी, श्री संतोष प्रधान, श्री पिंटू मंडल, श्री अमर कुमार चौधरी, श्रीमती अमला देवी, श्री राधे श्याम यादव और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, शायद इस मैदान में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। इस मैदान में तो पहली बार आया हूं ना मैं, क्यों नहीं रही? पहली बार आया हूं। फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है और साथ ही साथ बहुत मोटी फूलों की हार पहनाकर भी मेरा स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो दिलेश्वर कामत जी के लिए आया। दिलेश्वर कामत जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। आज उनको बोलते हुए भी मैंने सुना है, संसद में भी बोलते हैं। बहनों भाइयों, कोई कह सकता है दिलेश्वर कामत जी ने यह काम कर दिया, यह काम कर दिया, फला काम छूट गया, इसको लेकर तो आप विवाद कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे दिलेश्वर कामत की शराफत को लेकर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता का सम्मान करे, और दिलेश्वर कामत जी के अंदर वह गुण है, वह कला है। और इसीलिए दिलेश्वर कामत जी के लिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। बहनों भाइयों, यह नहीं देखा जाना चाहिए कि यह काम कर दिया, नहीं किया, वह नहीं किया, वह नहीं किया। काम किया है, बहुत सारे काम किए। मैं अभी दिलेश्वर बाबू से कह रहा था, आप चिंता मत करना, रेलवे लाइन का जो काम छूटा हुआ है, मैं स्वयं रेल मंत्री को बोलूंगा कि यहां का वह काम होना चाहिए, रेल का काम होना चाहिए। शर्त यह है कि एक बार दिलेश्वर बाबू हमको इसको याद दिला दें, मैं इस काम को करूंगा। और मेरे भाइयों, एनडीए का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। एनडीए के विजय का श्री गणेश गुजरात की धरती से हो गया है। अब बतलाइए, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग कहते ये हैं कि साहब ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सूरत से निर्विरोध निर्वाचित हो गया। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर ये लोग राजनीति करते हैं।
आजाद भारत के इतिहास में 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, जिसमें 20 बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद चुने गए, समाजवादी पार्टी के 2 बार चुने गए। लेकिन इस प्रकार का बेबुनियाद निराधार आरोप लगाना, जनता को धोखा देकर जनता की आंखों में धूल झोंककर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करना, यह इनकी आदत है, यह इनका स्वभाव है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, इस समय आप देख रहे हैं राजद जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी ताकत बन गए। वो कह रहे हैं हम सीट जीतेंगे। बहनों भाइयों सुनकर जाना, हम लोग भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में एक सीट भी राजद के लिए और कांग्रेस के लिए जीतना एक स्वप्न बन जाएगा, मैं आपको बतला देना। मैं विजेंद्र बाबू से अभी चर्चा कर रहा था, बता रहे थे विजेंद्र बाबू, शायद भूले भटके एक आगे निकल जाए तो निकल जाए, नहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बहनों भाइयों, इन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख यह खो दी है। यह जो कहते हैं वह करते नहीं है। आज भी बिहार को यह लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों, वो इस राज्य को बनाने का दावा करते हैं। हमारे जनता दलियों में नीतीश जी के बारे में चाहे आप जो भी कहना हो कह लीजिए कि नीतीश जी ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, जो कहना हो कह लीजिए। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नीतीश जी के बारे में भ्रष्टाचार का कोई मां का लाल आरोप नहीं लगा सकता, चाहे वह बिहार का हो चाहे देश का कोई हो। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के बावजूद भ्रष्टाचार का आरोप न लगे, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस की सरकारों को भी आपने काम करते हुए देखा है, और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। मेरे बहनों भाइयों, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे आज मोदी जी की सरकार हो, कोई मां का लाल भले ही हमारा विरोधी क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी भी सरकार के मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। कांग्रेस की एक सरकार बतलाइए जिस सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबके समय भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। बैंक घोटाला, जीप घोटाला, कौन कौन से कितने घोटालों की मैं चर्चा करूं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तो उनके मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप वो सीना तान कर घूमते हैं भारत में। बहनों भाइयों, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता। लोकलाज तो होना चाहिए, लेकिन ये लोग भी सीना तान के बोलते हैं। अजीबोगरीब स्थिति कर दी है। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप यदि किसी पर लगे हैं तो राजद के ऊपर लगे हैं। नहीं, आप शब्दों का प्रयोग किसी के बारे में मत कीजिए। मैं राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के बिना राजनीति नहीं की जा सकती? हमारी सरकार को नहीं देख रहे हैं? मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे यहां सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, हमारे यहां भी गलत हो सकते हैं, लेकिन यदि सरकार में बैठे हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो दूध की मक्खी की तरह निकालकर उनको कैबिनेट से हम लोग बाहर कर देंगे। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कदम उठाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है।
इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन होता है। मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन राजीव गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, इतना भ्रष्टाचार है कि मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मुझे याद है कि मैं गृह मंत्री था, पहली बैठक जो ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, सबका खाता खोल दो बैंकों में, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो, बिना पैसे के खाता खोल दो। तो मैं बैठा था, गृह मंत्री था, मैंने पूछा कि मोदी जी ये खाता इतनी जल्दी खुलवाने का क्या मतलब है? कहे राजनाथ जी बैठक के बाद बतलाएंगे। तब उन्होंने मुझे बतलाया क्या मतलब। और बहनों भाइयों, आज आपने देखा आपके खाता खुलने का क्या परिणाम हुआ है। माताएं बहनें भी यहां बैठी हैं। दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जिन लोगों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो भी सीना तान के घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। क्या देश में यह सिलसिला नहीं रुक सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में आप इस सिलसिला को नहीं रोक सकते? क्या आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार यहां बढ़े? हम लोग भी सरकार चलाते हैं। अब यहां विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आपके सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं हमारे, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, इनके बारे में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। क्यों नहीं राजनीति की जा सकती ठीक तरीके से? बहनों भाइयों, फैसला आपको करना है। हम लोगों ने दिखा दिया। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, भाई मैं इस देश की गरीबी मिटाना चाहता हूं, इसलिए हमारी सरकार बना दो। इंदिरा जी कहती थी, मैं गरीबी दूर करना चाहती हूं, सरकार बना दो। राजीव गांधी कहते थे, मैं गरीबी दूर करना चाहता हूं, सरकार बना दो। आपने सरकार बना दी, उनके ऊपर भरोसा आपने किया, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इन लोगों के शासनकाल में। आश्वासनों से देश नहीं चल सकता। क्या नहीं किया है आप लोगों ने इन लोगों के लिए? गरीबी हम दूर करना चाहते हैं, सबने कहा, सारे प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, गरीबी दूर कर पाए लोग। लेकिन आज, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि जो मैं बोलकर जा रहा हूं, मेरी बात एक भी गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना, क्योंकि जनता की आंखों को में धूल झोंक कर मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आग डालकर राजनीति की। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी सरकार ने यह हासिल की है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने हासिल की। और इसको भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण, एनडीए का होने के कारण मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, या मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। सारे विश्व की बड़ी बड़ी जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, उन लोगों ने कहा, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी यह बात कही कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। क्यों नहीं इस काम को कांग्रेस कर पाई? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं। लेकिन केवल इधर उधर की बातें बोलकर जनता को गुमराह करके बराबर इन लोगों ने
सरकार बनाई है। बहनों भाइयों, मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके महात्मा गांधी जी का यह है ना मैदान, उनके नाम पर है ना, बोलिए ना, ये बापू के नाम पर है मैदान ना। एक शपथ आप लोगे, बापू जी की मंशा को पूरा करने को आप तैयार हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलो भैया, तैयार हो? आप भी तैयार हैं? बापू जी ने, महात्मा गांधी ने जब आजादी मिल गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भंग कर। बहन भाइयों, इन लोगों ने कांग्रेस को भंग नहीं किया, कांग्रेस को समाप्त नहीं किया, और कांग्रेस के झंडे के तले ही बराबर ये चुनाव लड़ते रहे और आज तक चुनाव लड़ रहे हैं। बापू की बात इन कांग्रेस के लोगों ने नहीं मानी और उसी के साथ राजद का गठबंधन है। लालू जी ने उसी के साथ गठबंधन किया जिसने बापू की बात नहीं मानी थी। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि बापू की आत्मा कोस रही होगी कांग्रेस के लोगों को, इसीलिए कांग्रेस अब दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। दिनों दिन कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। समाप्त हो गई हालत। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद छोटे बच्चों से आप कहेंगे, बच्चों कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। छोटे बच्चों से 10 साल के बाद लोग पूछेंगे कि आप जानते हो कांग्रेस, तो लोग कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे जैसे सारे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से अब कांग्रेस भी लुप्त हो रही है। यह हालत हो गई। बराबर जनता को गुमराह किया। अब जानते हैं हिंदू मुसलमान इस आधार पर राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, एनडीए का जहां तक प्रश्न है, हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। इंसाफ और इंसानियत के आधार पर। अरे भाई, आरक्षण की सुविधा तो जो बहुत उसमें पिछड़े हैं, गरीब हैं, मुस्लिम समाज में, उनको भी है। आप कहते हो कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, क्यों उनकी आंखों में धूल झोंकते हो? बराबर झूठ बोल बोलकर उन लोगों को भी गरीब बना रखा है। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग इनके बहकावे में न आए। बराबर धोखा देकर ही इन लोगों ने सरकार बनाई है, बराबर धोखा देकर बनाई। और एक बात और सुना है कि नहीं आपने? कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस राजद दोनों का गठबंधन है, उनके एक बड़े बड़े नेता सैम पित्रोदा, और वह कांग्रेस की सरकार के बहुत बड़े सलाहकार रहे हैं, आज भी इन लोगों के सलाहकार हैं। और विदेशों में जो कांग्रेस पार्टी है, हर पार्टी का संगठन विदेशों में भी होता है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस उसे बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है भारत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर का यदि मुखिया मर जाए तो उसकी 100 पैसे में 50 पैसे संपत्ति सरकार को जब्त कर लेना चाहिए और 45 पैसा छोड़ देना चाहिए। आपको मंजूर है? अरे भैया, आप लोग मंजूर है? बताइए कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? देश को कंगाल बनाने पर आमादा हो। कहां कहां से बुद्धि इनको आ जाती है। यहां पकड़ के पूछिए लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, राजद के लोगों से, क्या कर रहे हो तुम? और कहते हैं ए फोटोग्राफर आप हटिए, आप इधर आइए। क्या क्या इधर उधर की बातें लोग करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे देश नहीं चल सकता, ऐसे देश नहीं चलेगा। बिजली का जहां तक सवाल है, मैं आज आपको बतलाकर जाना चाहता हूं। हम लोग यह विचार कर रहे हैं, क्या ये व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच है। कम से कम हम आगामी कुछ वर्षों में यह व्यवस्था कर दें, सोलर एनर्जी के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली कम से कम गरीबों की पूरी माफ हो जाए, पूरी तरफ से उनको मुफ्त मिल जाए। इस पर भी हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक ये हम लोग को चल रही है। ये उसका नाम रखा है
रूफटॉप सोलर सिस्टम। इसके माध्यम से हम लोग ये काम करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोगों को दवा वापस ज्यादा खर्च करना पड़ता है ना। आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत की कितने लोगों को सुविधा मिल रही है? नहीं, जितने लोगों को मिल रही है पहले वही उठाइए। अरे मैं समझ गया नेताजी, नीचे करिए। अब जिनको मिल रही है वो हाथ उठाएं। चलिए, कुछ लोगों को मिल रही है 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा की सेवा कुछ लोगों को मिल रही है। मैं जानता हूं ये स्कीम अभी सबके लिए नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन देखिए कुछ लोगों को मिल रही है, हाथ उठाएगा। आज मैं कहकर जा रहा हूं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मध्यम वर्ग परिवार के हों, चाहे आप करोड़पति हों, चाहे आप अरबपति हैं, यदि आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है, आपके पिता की, आपके माँ की, दादा की, दादी की, बाबा की, आजी की, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, चाहे किसी भी आमदनी के ग्रुप के आते हों, बहनों भाइयों, 5 लाख रुपया तक जून के बाद उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भाई घर में बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए ना। बुजुर्गों पर दवा का खर्च ज्यादा आता है, तो हमारी सरकार ने इस प्रकार की भी व्यवस्था की है। और देश तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि नहीं, पहले दुनिया के देशों में हम लोग जाते थे और दुनिया के मंचों पर, या सारे कई देशों के लोग इकट्ठा होते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम लोग बोलते थे, तो हम लोगों की बातों को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता था। कहते थे भारत तो गरीब देश है, भारत गरीब देश है, कोई सुनता नहीं था गंभीरता पूर्वक। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बन गई। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में आपको जानकर खुशी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के देशों में भारत को लाकर 11वें स्थान पर खड़ा कर दिया था धन दौलत के मामले में। अब 2004 से जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, यानी कांग्रेस की सरकार बनी, 14 तक 11वें स्थान पर ही धन दौलत के मामले में सारी दुनिया में हमारा भारत टिका हुआ था। लेकिन मोदी जी ने करिश्मा किया है, मोदी जी ने करिश्मा किया है। आज आपको जानकर खुशी होगी, धन दौलत के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कह रहा है, भारत में अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते 2.5-3 साल के बाद यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। यह सब सारा काम किया है, इसलिए दिलेश्वर कामत जी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए नहीं आया हूं, जैसे आते हैं कभी लालटेन जला दो, चरवाहा विश्वविद्यालय खोल दो, क्या कर रहे हो आप? कितना धोखा दिया है बिहार की जनता को लोग, काम किया है बहनों भाई। अब देश के बारे में सुनना चाहते हैं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए, सबको मालूम है। मेरे बहनों भाइयों, 2 साल से अधिक समय हो गया रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रूस की तरफ से मिसाइल, बम, गोले तो लगातार चल रहे हैं। यूक्रेन इसकी तरफ से भी मिसाइल, बम, तो गोले लगातार चल रहे हैं। भारत के लगभग 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, 30,000 बच्चे। सुपौल के भी थे, उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए
और परेशान होकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, नहीं कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए, ऐसे ही आपसे वोट मांगने नहीं आए। यह हिंदू मुसलमान का आरोप लगाते हैं। दुनिया में अरब के 5 मुस्लिम देशों ने उनका जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से पहली बार भारत में किसी को नवाजा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा है। मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हां एक काम किया है हम लोगों ने, हम धोखा नहीं देंगे किसी को। 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त किया और डंके की चोट पर मैं कहता हूं समाप्त किया है। लेकिन हम समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सबकी मां बहन बेटी हम लोगों की मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, इस नजरिए से हम देखते हैं। हम किसी भी धर्म के लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि आप किसी बेटी से शादी करिए, किसी लड़की से शादी करिए और 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर उसकी छुट्टी करिए। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, लेकिन मां बहन और बेटी के साथ इस प्रकार की क्रूर मजाक करते हुए हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप विचार करिए। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुसलमान भाई इसका समर्थन कर रहे हैं। बहनों भाइयों, देश आगे बढ़ रहा है, आपका समर्थन चाहिए। केवल दिलेश्वर कामत जी का प्रश्न नहीं है, नीरज बाबू हैं यहां, बबलू, ये भी दमदार नेता है बबलू। हाँ, लेकिन बबलू से मैं कहूंगा विजेंदर बाबू का आशीर्वाद बराबर लेते रहिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबर लेना चाहिए। कोई भी नौजवान अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहेगा, आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे बहनों, तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत लंबा भाषण हो जाएगा। पक्का पक्का आजा। देखिए, ये माताएं बहनें बैठी हैं सब, आपको बतला देता हूं। अब 1/3 यानी 100 सीट लोकसभा में रहेगी, राज्यसभा में रहेगी, विधानसभा में रहेगी, तो 1/3 अब महिलाएं पहुंचेंगी उसमें अगली बार के चुनाव में। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब पारित हो चुका है, माताओं बहनों की भी हम लोगों ने बहुत चिंता की है। सीटें बढ़ेंगी, पुरुषों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन महिलाओं की बढ़ेगी। सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। तो बहनों भाइयों, क्या रहेगा दिलेश्वर कामत जी का? पक्का? कामत जी कहाँ हैं? कामत जी ये लोग कह रहे हैं कि 4 लाख रहेगा, 4 लाख से ज्यादा। ठीक है, आजा एक ही बतला दें आपको, 4 लाख से अधिक से जिता दिया। क्यों नीरज सिंह? हाँ, 4 लाख से जिता दिया। तो मैं इनको भी कहूंगा, नीरज बाबू को भी कहूंगा, बबलू को, सबको एक बार सुपौल में बहुत बड़ी सभा करना है, बहुत बड़ी सभा करना। और दिलेश्वर बाबू के जीतने के बाद
मेरे बहनों भाइयों, मैं फिर से आऊंगा और 4 लाख से अधिक जिता दिया। यदि मैं दोबारा आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, फूलों की हार पहनने के लिए नहीं, एक बार अपना शीश झुकाकर सुपौल की जनता का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैंने अपनी तरफ से नहीं पहना है, मैंने अपनी तरफ से नहीं पहना है, आप लोगों ने कहा है तब मैंने पहना है।